तो जय हिंद मेरे तो स्वागत है आपका फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो इस वीडियो में अब हम जैसे कि देख पा रहे हो विदाउट टाइम वेस्ट करें, पहले तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी हमारा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 थ्योरी करने वाले हैं विदाउट टाइम वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होगा चैप्टर। तो सबसे पहले डेफिनेशन इंट्रोडक्शन जो भी रहेगा सब फटाफट क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और किस लिए की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद द रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग द कॉस्ट। सबसे पहले ये काम क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है, जो कि अभी तक तो अकाउंट्स में पढ़ते हुए रिकॉर्डिंग करता है, एनालाइजिंग करता है। अच्छा, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग को भी रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग करता है, एनालाइजिंग करता है, ठीक है, और किस चीज से डील करता है? एंड मैनेजिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कंपनीज ऑपरेशन। कंपनीज का जितना भी ऑपरेशन होता है उसमें जितना भी कॉस्ट लगता है उस चीज को ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है और एनालाइज करता है। जितना भी कॉस्ट होता है उसकी बात कर रहा हूं मेरे भाई। एक होती है अकाउंटिंग जो हम पहले से पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती थी, ठीक है। हाँ, बहुत टाइप की अकाउंटिंग पढ़ी हमने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कई बैंक्स की भी अकाउंटिंग पढ़ी हमने, है ना, ठीक है। हाँ, तो अभी हम सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, सिर्फ खर्चों की बात करी जा रही है, कॉस्ट की कि कितना पैसा यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये उसको रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है, मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये करता क्या है असल में? इट सर्व्स अ वाइटल टूल फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर सर्विस कॉस्ट। मतलब हमारा सर्विस कॉस्ट कितना लग रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, और जितने भी सारे आउटफ्लोज है कितना लग रहा है, उस चीज को ये क्या बोलते हैं उसे रिकॉर्ड करता है और एनालाइज करता है, ठीक है। व्हाट इट्स इसकी जरूरत क्यों है? ऑर्गेनाइजेशन रिलाई ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग टू प्रिपेयर बजट्स, मॉनिटर स्पेंडिंग एंड एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हमें ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, एप्पल, सैमसंग, बोट एंड जितने भी फोटोनिक्स एक्सेट्रा जितने भी टाइप की कंपनीज है, उन सबको इसकी क्यों जरूरत होती है भाई? इसकी जरूरत इसलिए होती है ताकि वो क्या प्रिपेयर कर पाए? प्रिपेयर बजट्स। क्या प्रिपेयर कर पाए? बजट्स प्रिपेयर कर पाए, सॉरी टंग टेस्ट हो रही है मेरी, ठीक है। मॉनिटर स्पेंडिंग एंड एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, बेसिक सी चीज है। उसके बाद अब इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग रेफर्स टू द मेथोडोलॉजिकल ट्रैकिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ द कॉस्ट कनेक्टेड टू द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। पहले वो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करी जाती है? ये एक पुरानी तरीका है इस किस चीज को ट्रैक करने के लिए? आपकी कंपनी की कॉस्ट को ट्रैक करने का, अपने आपकी कंपनी की कॉस्ट को ट्रैक करने का एक पुराना तरीका है, ठीक है। इट प्लेज अ वाइटल रोल, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किस चीज में? फर्निशिंग फाइनेंशियल डेटा, द एड्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब सुनो इसका मतलब क्या है, कि ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी चीज में, ठीक है। सबसे पहली बात, ये हमारे फाइनेंशियली नुकसान होने को एक तरीके से कवर करता है, मतलब फाइनेंशियली एड होने से बचाता है। कैसे बचाता है? हमने सारे खर्चे पता कर लिए, ठीक है, अब हम नेक्स्ट खर्चों के लिए प्रिपेयर, हमने बजट बना लिया एंड हम प्रिपेयर है, ठीक है, सॉरी ठीक है, हम प्रिपेयर है, ठीक है। अब ये चीज उस चीज से हमें बचा रहा है ना, एक तरीके से हमने ऑलरेडी जो है वो बना लिया है, क्या बोलते हैं उसको, बजट बना लिया है कि हमारे कितना खर्चा होएगा पुराने खर्चों के हिसाब से, ठीक है। फाइनेंशियल डेटा दैट एड्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, हमारे खर्चों को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है बजट के थ्रू, एंड मेक्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड ऐसा डिसीजंस बनाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो इसमें और भी कुछ चीज लिखी है इसमें ऑब्जेक्टिव्स में, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ। एनालाइजिंग एक्सपेंस, टाइड प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, एक्सपेंस को एनालाइज करता है। सपोर्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब कितना खर्चा होगा उस चीज की प्लानिंग को सपोर्ट करता है, प्लस में लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग की आगे क्या क्या हो सकता है, आगे क्या क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग लिख दे रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। एक डेफिनेशन में इतना टाइम लग गया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। एनहांसिंग इंटरनल कॉस्ट एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंस कह लो, इंपॉर्टेंस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फंडामेंटल टू effective business management and is offer crucial insights into cost structure, helping firms streamline operations and enhance profitability in, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसमें पॉइंट है कंट्रोलिंग वेस्ट, मतलब बाय ट्रैकिंग एंड एग्जामिन वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट्स, बाय मतलब ट्रैकिंग के जरिए, ट्रैक मतलब पीछा करना, एक तरीके से ऐसे कह सकते हो, पता करना, जानना, ठीक है। जैसे आप कोई ऑर्डर अमेजोन से बनाते हो, ऑर्डर मंगाते हो तो उसको ट्रैक करते हो ना, देखते हो, जांच करते हो कि कहां पहुंचा है कहां नहीं, तो ट्रैक का मतलब ऐसे समझो। बाय ट्रैकिंग एंड एग्जामिन करके वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट्स, बिजनेस कैन अनकवर इनएफिशिएंसीज एंड आइडेंटिफाई अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। कहने का मतलब क्या है इसका, कि हम अपने खर्चों को ट्रैक करके
हाँ है ना, हम अपने खर्चों को ट्रैक करके हम अपनी इनएफिशिएंसीज को अनकवर कर सकते हैं, और जो हमारे बेफजूल के खर्चे हैं उन्हें हम अनकवर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कहाँ का खर्च हो रहा है पहले इसको ट्रैक करो, फिर हमारे जितने भी फालतू खर्चे हैं वो हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, यही चीज ये बोल रहा है। कंट्रोलिंग वेस्ट, तो जितने भी हमारी इनएफिशिएंसी और वेस्टफुल जगह पैसा जो जा रहा था उसे बचा लिया। ठीक है, अच्छा, एडवांस टेक्निक, इसमें अगला पॉइंट है एडवांस टेक्निक। टेक्निक्स का यूज करो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक, एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक, है ना, और वेरिएंस एनालिसिस, ये टेक्निक्स है, कुछ चेक कर लेना। तो ठीक है, इस टाइप की टेक्निक्स यूज करो। अगला है बजट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, अभी पढ़ा था। बजट प्लान करो और आगे क्या होने वाला है उसको देखो। फोरकास्टिंग का मतलब तो ये हो गया, अभी पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, रिलायबल कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, वही बात आ गई ना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। अच्छा, अब इसका अगला पॉइंट है प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, अभी मैंने बता दिया। ठीक है, रिलायबल कॉस्ट अकाउंटिंग दैट प्रोवाइड्स द डेटा नीडेड टू ड्राफ्ट practical budgets and anticipate future expense. Reviewing historical cost and trends allows companies to allocate resources wisely. देखो ये पॉइंट है। अच्छा, पहले अपनी हिस्ट्रिकल कॉस्ट को देखो, पिछले साल कितना खर्चा हुआ था भाई। एंड ट्रेंड्स अलाउज टू कंपनी टू एलोकेट रिसोर्सेज वाइजली, पहले अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है और पीछे कितना खर्चा हुआ इसको देखो, फिर हमारे खर्चे डिसाइड हो जाएंगे कि कितना हम करेंगे। दिमागी पॉइंट होते हैं ये, तुम्हें पकड़ने पड़ता है पॉइंट, कि पुरानी चीजें देखो और उसको देख के अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी मैं बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ। अभी एक बोट कंपनी है, बोट कंपनी ने देखा कि पिछली बार जुलाई में हमारा इतना खर्चा हुआ था, बट इस बार हो सकता है जुलाई में हमारा ज्यादा खर्चा हो, है ना। ऐसा क्यों, उन्होंने सोच दिमाग लगाया कि यार इस बार जुलाई में हो सकता है हमारा ज्यादा सामान बिके, इसलिए हमारा ज्यादा खर्चा भी हो सकता है। ठीक है ना। चलो एक तरीका बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ बस। ठीक है, टू एलोकेट रिसोर्सेज वाइजली, स्टे फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड, हर चीज के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहो। फ्यूचर ऑपरेशन के लिए अपने फाइनेंशियल गोल सेट करो। ठीक है, एंड इंश्योर दैट बिजनेस कैन सस्टेन ऑपरेशन इवन अंडर फ्लक्चुएटिंग मार्केट कंडीशन। बिजनेस अपना, हमारा जो बिजनेस है वो खड़ा रहे। ठीक है, चाहे मार्केट कंडीशन फ्लक्चुएटिंग भी हो, ऊपर नीचे भी हो जाए, अटक जाए, कुछ हो जाए, मार्केट कंडीशन कैसी भी रहे, बट हमारा बिजनेस खड़ा का खड़ा रहे। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यूएशन, प्रॉफिट की वैल्यूएशन करना कैसे, मतलब सबसे पहला है असेसिंग मार्जिन्स, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म की एनालाइज द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ ए इंडिविजुअल प्रोडक्ट सर्विस और डिवीजन। मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी इस चीज में सहायता करती है कि हमें एक प्रोडक्ट से कितना मार्जिन मिलता है, एक प्रोडक्ट से कितना फायदा होता है, या तो हमें एक डिवीजन से कितना फायदा होता है ना। इस चीज में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है, अपने अपने मेथड्स होंगे, अपने अपने अकाउंटिंग टर्म्स होंगे, उनके हिसाब से हेल्प करती होगी। ठीक है, कि एक प्रोडक्ट से कितना। अब मैंने बोला कि देखो बोट कंपनी है, बोट कंपनी ने 500 पीसेस का एक पोर्टेबल प्रोडक्ट बेचा। ठीक है, 500 पीसेस का पोर्टेबल प्रोडक्ट बेचा और हर उसने कमाए कम से कम 5 लाख रुपए। कितने कमाए, 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए, 500 पीसेस बेचा, 5 लाख रुपए कमाए। एक तरीके से अगर डिवाइड कर दे तो हर एक पे 10,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उस हमने बोला उसमें से खर्चा तो हमारा 7,000 रुपए का था, तो हर में से 7,000 रुपए माइनस किया तो 3,000 आ गया। एक तरीका बता रहा हूं मैं बस। तो एक तरीके से हमारा हर प्रोडक्ट पे 3,000 रुपए का मार्जिन निकल रहा है, एक तरीके से सारा खर्चा टोटल एक्सपेंस उसमें से निकाल दिया। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है हमारे हर एक प्रोडक्ट में से कितना मार्जिन आ रहा है, हर एक डिवीजन में से कितना मार्जिन आ रहा है, इस चीज को बताने में। ठीक है, हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हर एक सर्विस से कितना पैसा आ रहा है। एनालिटिकल टूल्स, कैसे, किस टाइप के टूल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ गया ना एनालिटिकल टूल, सीवीपी, ये आ गया हमारा सीवीपी एनालिसिस। ठीक है, सीवीपी एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस किसे कहते हैं, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस उसे कहते हैं जहां पे ना ही खर्चा हो ना ही, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पे ना ही प्रॉफिट हो जहां ही लॉस हो। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे समझो, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट, यहाँ पे हमारा लॉस, ये हमारा 10 का प्रॉफिट, ये हमारा 10 का लॉस, ये हमारा 10 का प्रॉफिट, ये हमारा 10 का लॉस। लॉस तो नहीं बोलेंगे, इसे एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, क्या वो कर रहा हूं मैं अभी 20 का, यहाँ भी 20 का, ये है 30 का, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां हमारा प्रॉफिट, इस वर्ड को हम प्रॉफिट भी नहीं बोलेंगे, कहने का मतलब है कि जो हमारा, कहने का मतलब जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो हमारे एक्सपेंस के बराबर हो। आइए आपको समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब हमारा जो कमाई है ना, देखो, हाँ
हमारे जो कमाई है, ठीक है, वो हमारे किसके बराबर है? खर्चे के बराबर है। देखो हमने 20 कमाए, ये पॉइंट, और हमने 20 ही खर्च करे, इस ये बराबर होगा, ठीक है। इस हिसाब से ये पॉइंट क्या होगा हमारा? ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमने 12th में भी ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ा था। तो ये एक एनालिसिस होती है, ठीक है, कि हमें जो कमाना है वो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर कमाना है ना। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर हमारा खर्चा 20 का हो रहा है ना, तो हमें कमाना 30 है, 40 है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे ऊपर ही कमाना है। तो ये होगी ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। एक तरीके से बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। सीवीपी, सीवीपी का मतलब है कॉस्ट, इसका मतलब हो जाता है तुम्हारा आई थिंक वैल्यू, कॉस्ट, वैल्यू और प्रॉफिट, है ना भाई, कि कॉस्ट कितना लग रहा है, हर एक वैल्यू से, हर एक प्रोडक्ट से मार्जिन कितना आ रहा है, प्रॉफिट कैसा बन रहा है, इस तरीके से सीवीपी एनालिसिस। तो ये किसमें था? आपका एनालिटिकल टूल के अंदर था, प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएशन करने के लिए सीवीपी और बीईपी एनालिसिस होती है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं बस। इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कौन कौन से होते हैं, क्या होता है मतलब? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, मैनेजर्स डिपेंड ऑन द कॉस्ट रिलेटेड manager depends on the cost related data to make choices about scaling operations, outsourcing, capital investment and more। जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो कॉस्ट मैनेजर डिपेंड, हाँ, वो कॉस्ट रिलेटेड डेटा पे डिपेंड करते हैं कि भाई ये तो बताओ खर्चा कितना आ रहा है, पैसों से रिलेटेड डेटा पे डिपेंड करते हैं। मतलब उन्हें दिख रहा है। देखो अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मीशो है, मीशो मीशो ना अपना सामान 2 कुरियर पार्टनर से भेजता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, एक हो गया तुम्हारा ब्लू डार्ट, एक हो गया तुम्हारा डिलीवरी, ठीक है। तो डिलीवरी ने बोला कि भाई हम हर 100 पार्सल भेजने के, हर 100 पार्सल भेजने के 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे, ठीक है। और ब्लू डार्ट ने बोला हम हर 100 पार्सल भेजने के 90,000 रुपए चार्ज करेंगे, ठीक है, 90,000 रुपए चार्ज करेंगे, ओके। तो इस हिसाब से 1 लाख, ठीक है, हाँ ठीक है, 90,000 रुपए चार्ज करेंगे। तो हमारा फायदा किस में हो रहा है? ब्लू डार्ट में हो रहा है। तो हमने क्या किया? ब्लू डार्ट को सेलेक्ट कर लिया, सस्ता दे रहा था, ठीक है। तो मैनेजर को हमने दिखाया कि सर हाँ ये इतने ले रहा है, ये इतने ले रहा है, अब बताओ हम क्या करें। मैनेजर ने बोला यार कॉस्ट, इफ कॉस्ट वाला, मैंने बोला सर हम ब्लू डार्ट पे भरोसा करें या फिर डिलीवरी पे भरोसा करें, किसका हमें परचेस करना चाहिए? अरे भाई पागल है क्या, कॉस्ट तो दिखा किसमें कितनी लग रही है। मैंने बोला सर ये 90,000 रुपए लेगा, ये 1 लाख रुपए लेगा, अब बताओ। 90,000 वाले को सेलेक्ट कर लिया, बेसिकली सिंपल। अब वो अलग बात है, बात की बात है कि ये ब्लू, अब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा डिलीवरी में, या दिक्कत करेगा, या लेट करेगा, कस्टमर को अनसेटिस्फाई कर दे, वो बात की बात है। ये किसी, मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चल, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हमने क्या पढ़ा कि जो मैनेजर है वो किस पर, कैसे डेटा पे डिपेंड करता है? मैनेजर डिपेंड्स ऑन कॉस्ट रिलेटेड डेटा, ठीक है। टेक्निक सच एज मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, है ना, इन सब पे। अगला आ जाता है मेजरिंग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस बेंचमार्क। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफर्स अ बेंचमार्क फॉर इवैल्यूएटिंग एफिशिएंसी अक्रॉस, ठीक है। कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट टू बजटेड फिगर हेल्प, ठीक है, समझ गया। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी क्या हेल्प करता है? जो हमारी एक्चुअल में खर्चा हो रहा है और हमने जो पहले सोचा था, ठीक है, इसके बीच का गैप, इसको फिर कैसे कवर करना है, इस पर प्लान बनाना है। मतलब ठीक है, ये ईयर चल रहा है 2025 में, मैंने सोचा था कि 2026 के अंदर 2026 के अंदर मैं सिर्फ 10 लाख रुपए में ही काम कर दूं, करवा के रहूंगा अपनी कंपनी का टोटल सारा, ठीक है। लेकिन जब अभी हम काम कर रहे हैं, अभी जो हम काम कर रहे हैं, लगभग खर्चा कितना का आ गया? 12 लाख का। कैप कितना होगा? 2 लाख रुपए का। अब इस 2 लाख रुपए को मैं कैसे कम करूं, इस चीज की प्लानिंग करनी होगी। तो कोई ये हमें किसकी वजह से दिखा कि 2 लाख रुपए हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हमें दिखा कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग शोज द गैप बिटवीन द एक्चुअल बजट एंड द क्या बोलते हैं इसे, एस्टिमेटेड बजट, है ना, एस्टिमेटेड बजट, सॉरी। कॉस्ट अकाउंटिंग शोज द गैप ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट। मैंने गलती से बजट वर्ड यूज कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ में गैप भी दिखाता है कि हमने सोचा कितना था और हम असली में खर्चा कर कितना रहे हैं। वैल्यूइंग इन्वेंट्री एक्यूरेटली, ये तो वही हो गई वैल्यू, इन्वेंट्री वैल्यूड, हमने पढ़ा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। करेक्ट एसेट वैल्यूएशन, प्रॉपर कॉस्ट ट्रैकिंग इंश्योर्स दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड करेक्टली। तो मतलब वही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से हम इन्वेंट्री को अच्छी तरीके से करेक्टली वैल्यूड कर पाते हैं। और कुछ इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे फीफो, लीफो, एवरेज कॉस्ट, है ना, वो सब तुमने खैर पढ़ रखा है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। आपका सिंगल सेकंड इज वैल्यूएबल फॉर मी, सो मैं आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। हाँ,
तो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग या स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज लाइक डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट और फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल। तो कॉस्ट को हमें कई सारे ग्रुप्स में बांट देना चाहिए, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलग कर देना चाहिए, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग कर देना चाहिए। अच्छा, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट कौन से होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट जो हर साल एक ही कॉस्ट रहते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, है ना, और वेरिएबल कॉस्ट जो हर साल बदलते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेंट या रॉ मटेरियल। देखो, रॉ मटेरियल जैसे हमने पिछली बार हो सकता है कम खरीदा हो, इस बार हो सकता है ज्यादा खरीदना पड़े, है ना, एक्सेट्रा। यही हो गया रॉ, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। इनको कैटेगरी में कर देना चाहिए। एंड कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, एक और आ गया, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। ठीक है, तो अलग अलग रख रहा हूँ। वो कॉस्ट जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो कॉस्ट जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें अलग अलग बांट देना चाहिए। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल डेटा एंड सपोर्ट्स मोर प्रिसाइज ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। ऐसे को अगर हम ऐसे कर देंगे ना, ऐसे कर देंगे तो ये हमें ज्यादा, मतलब इनको हम ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाएंगे एंड अपने डिसीजन जो है और इजी वे में ले पाएंगे और अच्छे तरीके से इन लोगों को इनको कंट्रोल भी कर पाएंगे। अब आ जाता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज एरियाज वेयर सेविंग कैन बी अचीव्ड। ठीक है, सबसे पहले जो क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से एरिया से हम सेविंग अचीव कर सकते हैं, कौन से एरिया से हम सेव कर सकते हैं अपना पैसा। ठीक है, अपने कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, while cost control ensure that spending stays, और कॉस्ट कंट्रोल क्या करता है, कॉस्ट कंट्रोल इंश्योर करता है that spending stays within budget limits। कॉस्ट कंट्रोल ये कहता है कि जो स्पेंडिंग है ना, जो हमारा खर्चा हो रहा है, जितना हम खर्च कर रहे हैं, वो हमारे बजट के अंदर ही रहे। ठीक है, या तो उससे भी कम हो पाए तो वो भी ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन क्या करता है, कॉस्ट रिडक्शन सीक्स परमानेंट इंप्रूवमेंट्स बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को एलिमिनेट कर देते हैं, कहते हैं जरूरत नहीं है मत करो खर्चा। ठीक है, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर विदाउट सिग्निफिकेंट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी, से क्वालिटी में कोई सैक्रिफाइस नहीं होता। ठीक है, और जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है उन्हें हटा देता है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में आ जाते हैं। वही चीज हो गई, पहले की पुरानी चीज को चेक करो कितना खर्चा हुआ, उस हिसाब से आगे की फोरकास्टिंग करो। मैं पिछले साल के हिस्ट्री निकाल के देखूंगा, को अकाउंट्स निकाल के देखूंगा, इस जगह इतना हुआ था, इस जगह इतना हुआ था, इस जगह इतना हुआ था को, और फिर आगे की फोरकास्टिंग करूंगा कि हो सकता है इस बार हमें ये एडवर्टाइजमेंट करानी है, इस जगह ज्यादा हो सके, इस जगह कम हो सके, एक फोरकास्ट कर लेंगे। वही चीज है हमारी बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक्स से देख लेते हैं। सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग, ये उनके लिए कराई जाती है जॉब कॉस्टिंग, सुटेबल फॉर कस्टमाइज्ड स्मॉल बैच प्रोजेक्ट्स। तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होता है ना, एसपी लिख दे रहा हूँ, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। ये प्रोसेस कॉस्टिंग किस लिए होती है, कंटिन्यू प्रोडक्शन के लिए, कंटिन्यू प्रोडक्शन, पूरे साल कंटिन्यू प्रोडक्शन होता रहता है इनका, उनके लिए होती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किसके लिए होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, शॉर्ट फॉर्म में ABC। ठीक है, ये समझने वाली बात है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग असाइंस ओवरहेड्स बेस्ड ऑन एक्टिविटी ड्राइविंग द कॉस्ट, मतलब जो खर्चा कॉस्ट को जितना बढ़ाता है उसके मत्थे डाल दो। अब आप बोलोगे ये क्या बोलते हैं सर, ABC समझ लेते हैं फटाफट से। ABC क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो हाँ ठीक है, मान के चलो आप हो एक वीडियो एडिटर। क्या हो, वीडियो एडिटर। ठीक है, एक आप करते हो हाई लेवल की एडिटिंग, एक आप करते हो सिंपल एडिटिंग। ठीक है, सिंपल एडिटिंग में खर्चा आता है आपका 200 रुपए, हाई लेवल एडिटिंग में आ जाता है 800 रुपए। टोटल खर्चा आपका कितना हो गया, 1000 रुपए। मैं बोलता हूँ भाई यार मेरा ना यार टोटल 1000 रुपए खर्चा आता है, तो मैं जो सिंपल एडिटिंग करता हूँ उसमें से 500 रुपए निकाल लेता हूँ, जो हाई एडिटिंग करता हूँ उसमें से 500 रुपए निकाल लेता हूँ और अपना खर्चा कर देता हूँ डन पूरा। मैं बोलता हूँ ओए ABC मेथड यूज करना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक यूज करना। तो मतलब मैंने तेरा एनालिसिस किया है, देखा जब तू हाई लेवल की एडिटिंग करता है तो तेरा 800 रुपए का खर्चा वहां से आया, और जब तू सिंपल एडिटिंग करता है तो तेरा 200 रुपए का खर्चा वहां से आया। तो इस तरीके से देखा जाए तो 800 रुपए का जो खर्चा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हाई लेवल एडिटिंग से आ रहा है। तो तू अपने 800 रुपए जो है वो इसमें से निकाल, हाई लेवल एडिटिंग से, और इसमें से सिर्फ 200 रुपए निकाल। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तरीका यही कहता है कि अभी पढ़ के बताता हूँ एक सेकंड, कि असाइन ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्टिविटीज ड्राइविंग द कॉस्ट। असाइन ओवरहेड का मतलब जो पूरे खर्चे को बढ़ा देता है ना, उसी के मत्थे चढ़ा दो, एक तरीके से इसे समझ लो तुम इजी में। ठीक है, लास्ट आ जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये क्या होता है, सपोर्ट्स डिसीजंस बाय फोकसिंग ऑन वेरिएबल कॉस्ट। ये कैसे डिसीजन को सपोर्ट करता है, जो कि फोकस करता है वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, लास्ट आ जाता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, मतलब द इनसाइट्स जनरेटेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प मैनेजर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है मैनेजर की, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस में। ठीक है,
इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में। और मैटर सच एज प्रोडक्ट प्राइसिंग, चाहे प्रोडक्ट प्राइसिंग का मैटर हो, वहां पे भी एक मैनेजर कैसे है, देखो मान के चलो तुम्हें प्रोडक्ट प्राइसिंग करनी है, तो तुम क्या कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ही तो कर पाओगे ना। तुम पहले देखोगे कि तुमने वो सामान दूसरे देश से इंपोर्ट कराया, तुम्हें इतना का खर्चा आया, पर उसमें टैक्स लगे, फिर तुमने उसमें अपनी ब्रांडिंग कराई, फिर और खर्चा आया, और खर्चा ऐड हो के फिर तुम्हें उस पर इतने परसेंट कमाना भी है, उतना बढ़ा के तुमने बेच दिया, प्राइसिंग में हेल्प हो पाई तुम्हारी। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, आउटसोर्सिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में हेल्प हो पाएगी। तो इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो ये कंप्लीट हो गया स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लास्ट ईयर पढ़ चुके हो तुम, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ये बेसिस लिखे हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी यूजर्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या मैंने लिखा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो रहा था इस वजह से। Designed to reflect the overall financial status and provide a true fair views to the business for external reporting। ठीक है, डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस, ये किस लिए बनाए जाते हैं, हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाने के लिए। ठीक है, ट्रू फेयर व्यू, बिल्कुल जो ट्रू व्यू रहता है ना वो दिखाने के लिए। ठीक है, किसको, एक्सटर्नल को, बाहर के लोगों को। ठीक है, ये बनाया जाता है बाहर के लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, इसमें क्या लिखा है, एम्स टू एनालाइज कंट्रोल एंड एम्स टू एनालाइज, देखो एनालाइज आ गया, कंट्रोल आ गया, एंड रिड्यूस कॉस्ट। ये एम किस लिए बनाया जाता है, एनालाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए। कॉस्ट को कंट्रोल करने, कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, टू सपोर्ट इंटरनल डिसीजन मेकिंग, ताकि इंटरनल डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो पाए। ठीक है, एंड इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और काम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाए। एफिशिएंसी क्या होती है, कमेंट में लिख के बताना। प्राइमरी यूजर्स, इसके यूजर कौन कौन होते हैं, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, लेंडर्स जो हमारी कंपनी को पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हमारी कंपनी के बारे में देखना चाहती है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, यूजर्स। ठीक है, रेगुलेटरी एजेंसीज। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें कौन होते हैं, इसमें कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, डीए जिसे एचओडी कहते हैं ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, है ना, वो भी कह सकते हैं, एंड ऑपरेशनल टीम्स। ठीक है, ऑपरेशन टीम्स होती है, उन सब के लिए ये बनाया जाता है ताकि उन्हें दिखाए कि भाई देखो इतना खर्चा करते हो तुम लोग, अच्छे से काम करो, है ना। ओके, सो नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग। ठीक है, मतलब ये कब कब बनाए जाते हैं, ये या तो एक क्वार्टरली बनाए जाते हैं, एनुअली बनाए जाते हैं, ये पीरियडिक बेस पर होते हैं भाई कि इतने से इतने पीरियड का बनेगा। लेकिन ये ऑनगोइंग बेसिस पे होते हैं, बनते जाते हैं, हफ्ते का भी बना देते हैं। हम बोलेंगे हमारे, मतलब जैसे मान के चलो हम कोई सीनियर है, हम बोलते हैं पिछले महीने की रिपोर्ट दिखाओ जरा कितना खर्चा हुआ, तो वो रिपोर्ट बनाने बैठेगा, अपनी शीट लेगा, एक्सेल शीट लेगा, कितना पैसा गया है, कितना आया है, टोटल सारी रिपोर्ट निकालेगा कॉस्ट की, हमें दिखाएगा। कभी भी बनवा सकते हैं, ऑनगोइंग बेसिस पर बनते रहते हैं ताकि हम अपने प्लान में चेंजेस ला सके। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब ये काम कैसे करते हैं, मतलब ये कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गैप या आईएफआरएस, हमें इन सबको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इन सबको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये मोर अडेप्टेबल एंड शेप्ड बाय इंटरनल मैनेजर एंड रिक्वायरमेंट्स, मतलब मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार इसको, है ना। मतलब मोर अडेप्टेबल एंड शिफ्ट बाय इंटरनल मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स रेदर देन एक्सटर्नल कंप्लायंस रूल। इसमें एक्सटर्नल कंप्लायंस रूल कुछ नहीं लगता, ये इंटरनल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि ये हमारे अंडर के कंपनी के अंदर के लिए रहता है ना, तो इंटरनल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि कुछ खर्चे ना ले, मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बस एग्जांपल ही देता हूं। ठीक है, मान के चलो मेरी कंपनी है कॉमर्स बाय हर, सीबीएच कंपनी है मेरी। ठीक है, मेरे भाई की कंपनी है, मेरे भाई की एक कुरियर की कंपनी है। ठीक है, कुरियर कंपनी का नाम मान लो, क्या मान लो, उसकी कुरियर कंपनी का नाम मान लो डिलीवरी ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, बस डिलीवरी, इंडियन डिलीवरी नाम है उसकी कंपनी का। तो ये मेरे भाई की कंपनी, उसने बोला अरे खर्चे वर्चे की टेंशन मत लिया कर, हाथ का ज्यादा कम करके दे देंगे। तो मैंने बोला यार इसमें से ना इसका खर्चा निकाल दिया करो, जो भी तुम कॉस्ट हाथ से नापोगे इसका खर्चा निकाल। तो ये हमारे अंडर की मैनेजमेंट है, मैंने ऐसे ही बोला है बस उन्हें। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट भी है जो कि मैंने लिखा नहीं है, अगर मैं लिखने जाऊं तो यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, 1 बज रहे हैं अभी रात, तो मैं यहीं में पढ़ के सुना देता हूँ। एरिया ऑफ एम्फेसिस,
ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ एम्फेसिस, मतलब एम्फेसाइज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें क्या क्या ना चेक किया जाता है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, पूरी प्रॉफिटेबिलिटी और जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ है उसे देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है इसमें इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या कैश फ्लो। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जांपल दे रहा है। और इसमें क्या चेक किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस। किस पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, कॉस्ट एनालिसिस पे, एट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज। इसमें क्या देखा जाता है, डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस करी जाती है, देखी जाती है इस पे, और किस लेवल पे, प्रोडक्ट के लेवल पे, डिपार्टमेंट के और प्रोजेक्ट ऑफ सर्विसेज। क्या लिखा है ये, हाँ प्रोजेक्ट्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ओके और कुछ है इसमें, प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज, यानी ऑन द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स कि इस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा हो रहा है या इस सर्विसेज पे कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, इसमें कॉस्ट देखी जाती है। ठीक है, लेवल ऑफ डिटेल डील्स, इसमें लेवल ऑफ डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डिटेल। ठीक है, डील्स विद समराइज फाइनेंशियल डेटा फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। एक समराइज फाइनेंशियल डेटा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ठीक है उतने डिटेल तक ही जाता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाता है। लेकिन इसमें इन्वॉल्व्स डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, इसमें डिटेल्ड ब्रेकडाउन होता है किस चीज का, कॉस्ट एलिमेंट का। ठीक है, ऑफन एट अ यूनिट और प्रोसेस लेवल। ठीक है, एक यूनिट के लेवल पे या फिर एक प्रोसेस के लेवल पे। ठीक है, ऑडिट रिक्वायरमेंट यानी कि एक मान के चलो, ऑडिट तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा ना। ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि तुम कुछ काम करते हो और तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सीनियर उस चीज को जांच करता है तरीके से, वो भी ऑडिटिंग। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, ऑडिट रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजुअली ऑडिटेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ये एक्सटर्नल ऑडिटर्स के द्वारा चेक की जाती है। एंड जो भी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि तुम्हारा सीनियर तुम्हारे काम को चेक करता है, तो वो आ जाता है इसमें। रिपोर्ट्स आर यूज्ड इंटरनली एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, ये इंटरनली ऑडिट करी जाती है। तो हमारे इन दोनों में जो डिफरेंस थे वो खत्म हो गए, एक बार दोबारा से सुन लेना, नोट्स बना लेना। ठीक, जो अब हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमारा रहेगा कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, कॉस्ट के कंसेप्ट क्या है, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले कॉस्ट बिहेवियर में हमें कई टाइप की कॉस्ट बता रखी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, रिमेन्स अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। अनचेंज रहती है भाई, कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, हाँ ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ कैमरे का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। ठीक है, हाँ तो रिमेन्स अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब ये वो खर्चा है, हाँ ठीक है, ये वो खर्चा है जो प्रोडक्शन बढ़ने या घटने से नहीं बदलता, बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, चाहे आपने जीरो प्रोडक्शन किया हो चाहे कितना भी किया हो। ठीक है, आपका जो खर्चा है हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मान के चलिए इस महीने आपका रेंट था 1 लाख रुपए, नेक्स्ट मंथ भी आपका रेंट रहेगा 1 लाख रुपए, उसके नेक्स्ट मंथ भी 1 लाख रुपए। फर्क नहीं पड़ता आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है कितना नहीं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, लीज हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ परमानेंट स्टाफ की सैलरीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक और चीज आएगी जो कि हम आगे बात करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कौन सा हो जाएगा, अभी भी बताया था वेरिएबल मतलब बदलता रहता है, फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद चेंजेस इन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम रहेगा तो ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसके अलावा और कुछ है नहीं। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होगा, जैसे रॉ मटेरियल्स, अगर तुम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो रॉ मटेरियल ज्यादा लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा। प्रोडक्शन कम करना चाहते हो, ठीक है, अब वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम करना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल घटेगा। एक और एग्जांपल, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा, है ना। इसके एग्जांपल में लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और क्या लिख सकते हो, अभी जो मैंने जो जो एग्जांपल बताया लिख देना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये इट्स अ कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ, यानी ये भी इसमें है और ये भी इसमें है। अब इसमें कौन से होता है, फिक्स तो है भाई कि हर महीने होना ही होना है वो खर्चा, बट कम ज्यादा होता रहता है उसमें, दोनों का मिक्सअप है। जैसे कि स्टाफ सैलरी, अब बोलोगे स्टाफ सैलरी तो आज 15,000 है तो अगले महीने भी तो 15,000 होगी। अरे मेरे भाई उसमें इंसेंटिव भी तो जुड़ता है, इंसेंटिव भी तो जुड़ता है। आज एक स्टाफ की सैलरी, एक एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 थी, उसने एक्स्ट्रा काम किया, उसने आउटपुट दिया अपना, हमारी तरफ से 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले गया भाई वो, है ना। स्टाफ की सैलरी बढ़ती रहती है कम होती रहती है। बिजली बिल हर महीने देना है बट बढ़ता रहता है कम होता रहता है। ऐसा नहीं है कि इस महीने 1600 बिल आया तो अगले महीने भी 1600 आएगा, है ना। ये तीनों कॉस्ट हमने समझ लिया। अब कॉस्ट ट्रेसिबिलिटी, कॉस्ट को ट्रेस कैसे किया जाए भाई, ठीक है, कि खर्चा हो कहाँ रहा है ये पता कैसे करें। तो खर्चा एक तो होता है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी स्पेसिफिकली एंड इजिली लिंक्ड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस, जिसे हम एक तरीके से ना
देखते ही बता सकते हैं कि ये कौन से प्रोडक्ट से हो रहा है या कौन से सर्विस से हो रहा है। ठीक है, हाँ, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं इसका। ठीक है, पहले मैं एक बार देख लेता हूँ। कैन बी स्पेसिफिकली इजीली, ठीक है, मतलब ये वो खर्चे हैं जिन्हें आप साफ साफ और आसान तरीके से किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस से पता लगा सकते हो, है ना। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या ही दूं मैं इसका एग्जांपल। डायरेक्ट कॉस्ट, मान के चलो अब तुम्हारी कंपनी है, ऐसा मान के चलो कि तुम्हारी कंपनी है, ठीक है। अब तुम्हें तो पता रहेगा ना कि ये खर्चा इतना इतना बड़ा बिल किस चीज का है ना। तो ये तुम्हारे डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम बोलोगे ये 1 लाख रुपए, 1,10,000 का बिल दिख रहा है तुम्हें पता है तुम्हारी पूरी फैक्ट्री की ये बिजली का बिल होगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी टाइड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस बट आर एसेंशियल। ये जरूरी तो होती है, ठीक है, ये जरूरी तो होती है, बट तुम ये नहीं बता सकते कि किस प्रोडक्ट या किस सर्विस से ये पैसा तुम्हारा ये खर्चा जो है ये हुआ है। एकदम से ना बच गया। अभी मेरे उस माइक का चार्ज खत्म हो गया था एंड मैंने जस्ट देख लिया रेड लाइट जल रही थी। हाँ, कैन नॉट बी टाइड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस बट आर एसेंशियल। ये जरूरी खर्चे होते हैं, बट हम किसी सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सर्विस के लिए नहीं थोप सकते। हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज के लिए है। जैसे एक हम मान के चलो कि मान के चलो जरूरी होते हैं, हम नहीं किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15 के है, किसी एम्प्लॉय की सैलरी 16 के है, दोनों अपने अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब हम किसी इसकी सैलरी अगर कल को 16 हो जाए, हम नहीं देख के बता सकते कि किसकी सैलरी है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। या फिर एक तरीके से और भी तरीके के एग्जांपल्स तुम इसके लिए ले सकते हो अगर तुम चेक करोगे एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये वो कॉस्ट है जिन्हें तुम एकदम से देखकर एकदम से स्पेसिफाई करके नहीं बता सकते। अब एक और तरीके की कॉस्ट ट्रेसेबिलिटी में एग्जांपल आता है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, वो तुम्हें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवरव्यू कॉस्ट एलिमेंट, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एलिमेंट। तो इसमें कई 3 टाइप की कॉस्ट हमें पढ़ा रखी है। सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसमें क्या लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रिप्रेजेंट द एक्सपेंस एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल। ये किसका एक्सपेंस दिखाता है? रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? दैट आर डायरेक्टली यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये उनका कॉस्ट दिखाता है जो कि डायरेक्टली यूज होते हैं क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट के क्रिएशन में यूज होते हैं। ठीक है, दीज materials are integral part of the final output can be easily traced in each unit produced। हम कोई भी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, हर एक यूनिट में हम इन मटेरियल्स को देख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि अगर कॉटन, आप कपड़ों में कॉटन देख सकते हो। ठीक है, आप जैसे फर्नीचर में लकड़ी को देख सकते हो, अभी गाड़ी में स्टील को देख सकते हो। तो ये उन चीजों के खर्चों को दर्शाता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उन रॉ मटेरियल के खर्चों को दर्शाता है जो कि प्रोडक्ट में डायरेक्ट आप देख सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास एक बोतल है, अब मैं ऐसे साउंड सुना दूंगा ना, जस्ट अ सेकंड, इसे यहां से पकड़ के, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें स्टील है। ठीक है, तभी इसके पास इसमें जो साउंड आ रही है वो गूंज रही है ना, लोहे का साउंड आ रहा होगा इसमें। ठीक है, अब दूसरा चीज इसमें एक और पॉइंट है आगे, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कैन बी इफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। ये जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है ये किन चीजों से इफेक्ट हो सकता है, चलो देखते हैं। इट्स इफेक्ट बाय जस्ट अ सेकंड, हाँ, मार्केट प्राइसेस, हाँ, चेंज इन मार्केट प्राइसेस। ठीक है, या फिर कहाँ गया चेंज इन मार्केट प्राइसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जैसे अवेलेबल, अगर स्टॉक कम होगा तो जैसे सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली एक तरीके से हमारे कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा ना वो। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट टैरिफ्स। ठीक है, इंपोर्ट टैरिफ्स ये तुम्हारे बुक में एग्जांपल्स है, देख लेना। मैं इसके नोट्स नहीं बना पाया यार, बहुत लेट हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। अच्छा हाँ, इसमें आगे एक और चीज पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद ये क्या लिखा है, इस चीज को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इस चीज को मैनेज कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। टू मैनेज दीज कॉस्ट इफेक्टिवली कंपनी ऑफन इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजीज लाइक नेगोशिएटिंग बेटर डील्स विद सप्लायर्स। सप्लायर से अच्छी तरीके से डील करके रखे ताकि सप्लायर हमसे कम पैसा ले रॉ मटेरियल देने का। ठीक है, हम उनसे बल्क में खरीदे। ठीक है, मेंटेनिंग ऑप्टिकल इन्वेंट्री लेवल्स ऑप्टिमल, हाँ,
हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री होनी चाहिए उतनी। देखो हर टॉपिक में 2 से 3 से 4 मिनट में पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर थोस एसोसिएटेड विद द वेजेस और सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज हु आर एक्टिवली एंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो एम्प्लॉयज हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज या फिर वेजेस को ही कौन सा कॉस्ट बोला जाता है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, जो कि हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जो हैंड ऑन टास्क है जिनके पास। ठीक है, एग्जांपल्स में वेल्डर्स इन ऑटो प्लांट, जो कार वगैरह बनाते हैं वहां पे जो वेल्डर है, वेल्डर अपने हाथों से काम कर रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, का टेलर, एक कपड़े की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एक कपड़े की इंडस्ट्री में टेलर। ठीक है, तो एक कारपेंटर, एक फर्नीचर की दुकान पे कारपेंटर। तो ये उन एम्प्लॉयज की बात कर रहा है जो अपने हाथ से काम कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन खर्चों की बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है सेवरल एलिमेंट्स कैन इम्पैक्ट, इन्हें कौन कौन से एलिमेंट जो है इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इफेक्ट्स बाय, ठीक है, इट इफेक्ट्स बाय सच आवरली वेज रेट्स, इन्हें हर घंटे का अगर हम दिहाड़ी दे, आवरली वेज रेट, हर घंटे का वेज दे इन्हें। ठीक है, या फिर पूरे जितने उन्होंने घंटे काम करे उस हिसाब से वेज दे वो, या फिर ओवर टाइम पे करे, या फिर लीगल ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड लेबर लॉस। ठीक है, इन सब चीजों से इन्हें क्या होगा? इफेक्ट होगा। इन सबको ठीक कैसे कर सकते हैं? कंपनी कैन रिड्यूस लेबर एक्सपेंसेस एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टिंग इन वर्कफोर्स ट्रेनिंग। अब ये क्या कर रहा है? कंपनी लेबर का जो खर्चा है ना उसे कम कर देगी और बूस्ट करेगी वर्कफोर्स की ट्रेनिंग, उनके ट्रेनिंग पर ज्यादा खर्चा करेगी, है ना। चलो दूसरी चीज, लास्ट है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इसमें क्या पढ़ना है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एनकम्पस ऑल प्रोडक्शन related costs that cannot be directly linked to specific product। इसमें वो खर्चे आ जाते हैं जो कि सारा टोटली जितना प्रोडक्शन है ना, टोटली जितना प्रोडक्शन हो रहा है, ऑल प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट, जितना भी टोटली हमारे प्रोडक्शन के रिलेटेड कॉस्ट हो रहा है ना उसका ओवरहेड होता है ये। ठीक है, उसका ओवरहेड मतलब एक बड़ा बड़ा हिस्सा। जैसे उस टाइम मैंने बताया था ना 800 का खर्चा हुआ, 200 का इधर ओवरहेड 1000 हो गया। तो जितना भी टोटल खर्चा होता है ना प्रोडक्शन पे उसका ओवरहेड ये होता है। ऑल्सो रेफर टू एज इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको हम इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देयर आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ये एसेंशियल होते हैं प्रोडक्शन फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई एग्जांपल नहीं दे रखा है। ओके, हाँ, फिनिश प्रोडक्ट दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश, हाँ एक इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। चलो ये तो ठीक है। टिपिकल ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूड फैक्ट्री रेंट, अच्छा ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। इसके एग्जांपल लिख लेना, फैक्ट्री रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस ऑफ सपोर्ट स्टाफ लाइक सुपरवाइजर और मेंटेनेंस पर्सनल, हो गया, इतना ही है। ये तीनों हमने पढ़ लिए, वीडियो पीछे करके दोबारा देख लेना, कुछ समझ नहीं है व्हाट्सअप कर देना, आगे के टॉपिक पे चलते हैं। चलो अगला जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल होता है? सबसे पहले है मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, बेसिक सी बात है, मैनेज करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। चलो पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाइंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। देखो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा। देखो इसमें क्या लिखा है? आइडेंटिफाई अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, एंड उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, और ऐसी स्ट्रेटेजीज लाओ जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट डे बाय डे जो हम काम कर रहे हैं उसका कॉस्ट वो कम हो जाए और क्वालिटी उतनी की उतनी रहे, मतलब काम अच्छे से हो जाए, फालतू का कॉस्ट कम हो जाए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को ढूंढ के निकालना है। पहला काम हो गया हमारा बजट फॉर्मुलेशन। ठीक है, पढ़ते हैं। हेल्पिंग प्रिपेयर इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर बजट्स टू मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। वो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। ठीक है, बजट को इंप्लीमेंट करना है हर जगह और मॉनिटर करना है। बजट हमने बनाया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया, मॉनिटर करो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। मॉनिटर मतलब ठीक से चेक करना, इंप्लीमेंट करने के बाद चेक करना कि वो चीज काम कर रही है नहीं कर रही। कॉस्ट इवैल्यूएशन चेक कर लेते क्या लिखा हुआ है? रिव्यूइंग कॉस्ट डेटा एंड एनालाइजिंग ट्रेंड्स टू सपोर्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग साउंड बिजनेस डिसीजन। इसका मतलब क्या है? ठीक है, हमें अपना कॉस्ट डेटा जो हमारा रहेगा, ठीक है, उसको रिव्यू करना है। अभी जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को हमें एनालाइज करना है, फिर हमें मैनेजमेंट को सपोर्ट करना है। ठीक है, अच्छे डिसीजंस लेने में, गुड डिसीजंस लेने में, कंपनी ताकि कंपनी अच्छा ग्रो करे उसके फेवर में डिसीजन लेने में। ठीक है, नहीं समझ आ रहा पीछे करके दोबारा देख लेना।
ठीक है। प्राइसिंग रिकमेंडेशन, एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट प्राइस भी रिकमेंड करेगा, हमारे खर्चे देखेगा, वो हमारे खर्चे देखेगा, फिर उसके हिसाब से उस पे प्राइस भी रिकमेंड करेगा, ठीक है। ऑफरिंग वैल्यूएबल इनपुट ऑन प्रोडक्ट और सर्विस प्राइसिंग बेस्ड ऑन डिटेल कॉस्ट एनालिसिस। एक प्रोडक्ट आया, देखो मैं एक कंपनी वाला हूँ, मैं चाइना से सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चाइना से सामान इंपोर्ट करा, देखो मेक इन इंडिया वो अच्छी बात है, मैं भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। चाइना से सामान इंपोर्ट करा, मेरे को हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ा, वो मैंने दिमाग में रख लिया, ठीक है। जिसमें टैक्स लगा इंपोर्ट करने का, वो मैंने दिमाग में रख लिया, ठीक है। अब उसके बाद उसमें मैंने अपनी कंपनी की लेबलिंग करा दी, वो मैंने दिमाग में रख लिया, टोटल मेरा इतना खर्चा हो गया। अब मैं इस पे थोड़ा सा और बढ़ा के उसे बेच दूंगा। कितना बढ़ाना है ताकि लोगों को भी सस्ता लगे, इतना बढ़ाना कि हमारा भी प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि अभी हम उसमें डिलीवरी भी भेजेंगे, फ्री डिलीवरी भी ऑफर करते हैं हम, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्राइस को रेकमेंड करना है, ठीक है। चलो आगे आगे क्या लिखा है, इन्वेंट्री ओवरसाइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कीपिंग ट्रैक ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स टू इंश्योर ऑप्टिमल यूसेज एंड मिनिमाइज स्टोरेज और वेस्टेज ऑफ कॉस्ट। कहने का मतलब है इन्वेंट्री को ट्रेस करते रहना है, कब इन्वेंट्री खत्म हो रही है, कब इन्वेंट्री ज्यादा है, ठीक है, ताकि कॉस्ट हमारा कम ज्यादा ना हो, क्योंकि पता चले कि इतना सारा सामान पहले से ही रखा है, हमने और सामान मंगा लिया, फालतू का वेस्ट हो गया ना भाई, फालतू हो गया ना, यही चीज। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रिपेयरिंग इंटरनल कॉस्ट रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वही है, अंदर का कॉस्ट रिलेटेड रिपोर्ट बनाना है, कंपनी के अंदर का कॉस्ट का प्रोडक्ट, क्या बोल रहा हूं मैं अभी, प्रिपेयरिंग इंटरनल कॉस्ट रिलेटेड रिपोर्ट, इंटरनल कॉस्ट रिलेटेड रिपोर्ट बनाना है। एंड उसके बाद जो है हमें क्या करना है, एक एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देनी है। अच्छा, एसेंशियल स्किल फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो एसेंशियल स्किल क्या रहेगी, एनालिटिकल थिंकिंग सबसे पहले, एबिलिटी टू असेस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा एंड ड्रॉ अ एक्शनेबल इनसाइट। देखो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा को तुम वो कर पाओ, मतलब तुम उसे पढ़ पाओ, तुम उसे समझ पाओ, तुम्हारे पास एबिलिटी होनी चाहिए। समझ आया आपको कि एबिलिटी टू असेस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा भी समझ पाए, और एक एक्शनेबल इनसाइट, एकदम से उस डेटा को देख कर ना एक अच्छा डिसीजन वो दे पाए, ठीक है। ठीक है, समझ आया आपको, एनालिटिकल थिंकिंग हो गया हमारा। अटेंशन टू एक्यूरेसी, क्या लिखा है, एंश्योरिंग प्रिसीजन इन ऑल फाइनेंशियल एंट्रीज, कॉस्ट शीट एंड एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, मतलब देखो एक कास्ट अकाउंटेंट का जो काम होता है ना, वो बहुत जिम्मेदारी भरा होता है, तो उसे हर एक एंट्री, हर एक डेटा बहुत ही एक्यूरेटली लेना होता है और बिल्कुल सही सही डालना होता है। अटेंशन टू एक्यूरेसी का मतलब वही रहेगा। मास्टर ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक्स, इसका मतलब क्या है, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स लाइक मैनेज, लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग करनी हो, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो, ठीक है, इन सब में उसकी क्या होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी मतलब इन टेक्निकल चीजों में भी आगे होना चाहिए, बेसिकली वही रहेगा। Familiarity with the accounting tools like ERP system such as Tally, SAP and QuickBooks। कुछ हमारे पास होती है, बताता हूँ जस्ट सेकंड। कुछ हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जैसे टैली ERP 9 हो गया, टैली प्राइम हो गया, इन सबसे उसे फेमिलियर होना पड़ता है, ये सब उसे आनी चाहिए, ठीक है। क्विक बुक्स हो गया, और भी अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स होता है जैसे लाइक डीजी एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ओके, कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी, अब वही बात है, एट द एंड उसे कैपेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग फाइनेंशियल फाइंडिंग्स क्लियर टू बोथ फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स। अब चाहे सामने फाइनेंशियल बंदा खड़ा हो या नॉन फाइनेंशियल बंदा खड़ा हो, उसे समझाना आना चाहिए अच्छी तरीके से, कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फाइनेंशियल अभी किस स्थिति चल रही है, फाइनेंशियल स्थिति क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये क्या होता है मेरे भाई, देखो जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है। और ये इसका मकसद क्या होता है मेरे भाई, इसका मकसद होता है ताकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग करते वक्त ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सब में एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है ना, एक्यूरेट, सबके जो रिपोर्ट्स हो एक्यूरेट हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे CAS सिर्फ 4, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करी गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जब चीज का प्रोडक्शन हो रहा होता है, जितनी भी कॉस्ट आए और वो कैसे बनानी है, वो सब किस में लिखा गया, CAS 4 में। एक है आपके पास कॉस्ट अकाउंटेड स्टैंडर्ड 22, ठीक है, इसमें क्या है आपका, आई थिंक है मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है आपका, चेक कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल हाँ, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है इसमें आपका, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। राइटिंग पे मत जाना, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, जज्बातों पे जाना। ये स्टैंडर्ड प्योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डिटरमाइंड या फिर रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ठीक है, ओके। और कोई है इसमें, आई थिंक यही दो मेन थे, और भी एक मैं बुक चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बुक में अगर मिलता है तो।
देखो ये दे रखा है तुम्हारा, है ना। तो इसमें आपका जो बेसिकली CAS4 है, ये थोड़ा सा इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। CS22 अगर अपने घर पे बुक नहीं खोल सकते तो भाई मैंने बुक खोल दिया, इसको पॉज करके जूम करके एक बार पढ़ लो यार, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है। अगर कैमरा क्लियर नहीं हो रहा तो मेरे को माफ कर देना, मैं एक बार कर देता हूँ क्लियर। ये लास्ट का 2 पेज का जो टॉपिक बचा है यार, वो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कर लेना। मैं अपनी तरफ से जितनी फास्ट करा सकता था उतनी फास्ट मैंने कराया। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए पहले ही मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट लिख देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद आप सब।